जय हिंद। क्लास 12 मैथ्स में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा को। तो यह वेक्टर अलजेब्रा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का उपयोग जो है हम लोग और भी दूसरे चैप्टर में करेंगे। जैसे जब आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी वेक्टर अलजेब्रा का उपयोग होगा। हालांकि वेक्टर का कॉन्सेप्ट तो आप लोग क्लास 11 में ही पढ़ लिए होंगे, ले लिए होंगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं वही सब कॉन्सेप्ट को दोहराने जा रहा हूं जो आप क्लास 11 में पढ़े हैं और उससे कुछ बढ़कर भी। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो पूरी तरह से धैर्यपूर्वक रहिए और उसके बाद उकताइए मत। मैं स्लो चल रहा हूँ, स्लो चलता हूँ, लेकिन परफेक्ट चलता हूँ, मेरी यह हमेशा कोशिश रहती है। तो निश्चित रूप से आप जो हैं स्लो सीखेंगे ज़रूर, लेकिन परफेक्ट सब चीज़ सीखेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आपको रेयर कहीं मिल पाएगा। तो चलिए आज हम इसी चीज़ को साबित करने के लिए हम इस वेक्टर को डायरेक्ट शुरू नहीं कर रहे हैं, इसको हम पूरे पीछे से लेना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं, एक क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें, माप सकें, उसी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास को हम माप सकते हैं, आप कितने वजन के हैं इसको नाप सकते हैं। एक बोरा में कितना आलू भरा हुआ है उसको नाप सकते हैं। टाइम को मेजर कर सकते हैं कि 20 मिनट लेट हुए कि 20 मिनट बिफोर हैं आप। दिल्ली से लेकर इधर आपके शहर तक आने में ट्रेन को कितना टाइम लगा, ये सब चीज़ आप मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को जब ध्यान से देखा गया तो इसमें जो है कुछ अंतर पाया गया। क्या अंतर पाया गया, इसको जानने से पहले हम फिजिकल क्वांटिटी को लेते हैं। जैसे हम लोग कुछ क्वांटिटी को ले लेते हैं। मास ले लिए, लेंथ ले लिए, डिस्टेंस ले लिए और डिस्प्लेसमेंट ले लिए और उसके बाद स्पीड ले लिए, उसके बाद आपका वेलोसिटी ले लिए और यह आपका वर्क ले लिया जाए और यहाँ पर एसिलरेशन, उसके बाद फोर्स। तो ये सारे क्वांटिटी हमने देखा कि 2 तरह का, ये सारे तो फिजिकल क्वांटिटी हैं। सबसे पहली बात, अब इसमें क्या होता है कि मास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको अगर हम एक्सप्रेस करें पूरी तरह से तो इसमें हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इसमें हमको डायरेक्शन बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। ऑटोमेटिक वहाँ पर डायरेक्शन आपको दिख जाएगा। 1 मिनट इसको समझिए कि मास मान लीजिए 20 kg है, लेंथ 10 मीटर है, डिस्टेंस आपका 50 मीटर है, स्पीड आपका 5 मीटर पर सेकेंड है, वर्क आपका 50 जूल है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर है, वेलोसिटी आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब फोर्स आपका मान लीजिए 10 न्यूटन है। तो यहाँ पर एक संख्या की ज़रूरत पड़ती है और एक यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। संख्या को ज़रूरत पड़ती है तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को वह क्वांटिटी की मात्रा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी में क्वांटिटी की मात्रा क्या है, ये नंबर बताता है। कौन बताता है? ये नंबर हमको बता देता है। तो इस नंबर को ही हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। यानी कि मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है और मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है। अब इसके बारे में फिर से एनालिसिस करते हैं, फिर से इसके बारे में सोचते हैं कि अरे मास हमको मापना है तो ये थोड़े कहेंगे कि मास को नापो, तो कोई डायरेक्शन हमको बताना पड़ेगा। 10 किलो आलू ले आओ, हाथ मोड़ के भी हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि तुम उधर जाओ, 10 कदम आगे बढ़ो,
तो इसमें हमको क्या होगा कि एक डायरेक्शन उसको हम दे रहे हैं, एक ही डायरेक्शन दे रहे हैं। तो एक डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेस होते हैं तो वह आपका क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इसमें हमको डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अब देखा जाए लेंथ, लंबाई, किसी की लंबाई को मापने के लिए कई भी डायरेक्शन हो सकते हैं। डिस्टेंस, अब हम यहाँ घर से निकले, पांडे जी के घर के पास फिर मोड़ है, गुप्ता जी के घर के पास फिर मोड़ है, इस तरह से मुड़ते हुए गए तो रीडिंग तो बताएगा ना मोटरसाइकिल का कि हाँ भाई आपने इतना किलोमीटर चला है। चाहे आप मोड़ के आए फिर घूम फिर के आप अपने ही पास आ गए, तो रीडिंग तो बताएगा ना मोटरसाइकिल का स्पीडोमीटर। तो वो स्पीडोमीटर जितना रीडिंग बताता है, आप जैसे तैसे घूमे तो वो आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाली बात जब आती है तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी, यानी कि एक ही डायरेक्शन देता है। जैसे मान लीजिए कि दो पॉइंट है आपका ए बी, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या दिखाता है, एक ही डायरेक्शन बताता है। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी मिले जिसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, कुछ ऐसे क्वांटिटी मिले जिसमें डायरेक्शन की जरूरत थी। अब जैसे देखिए फोर्स के बारे में ही देखिए, हम यदि यहाँ से इसको लेके इधर फेंकेंगे तो ये एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, है कि नहीं। अगर हम सीधा फेंकते हैं तो मेरा मोबाइल को तोड़ देगा ये। तो किसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, उसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है। तो फोर्स में जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी था। तो यहाँ सबने मिलकर सोचा कि भैया यहाँ पर दो तरह का फिजिकल क्वांटिटी हमको मिल रहा है, काहे न इस दोनों का नामांकन जो है अलग अलग कर देते हैं। तो इसमें कहा कि देखो भाई, जिसमें मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। कैसा क्वांटिटी कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। और जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी भी कहेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ हमको पढ़ना है इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही पढ़ना है। बोला कि वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मान लीजिए कि ए जो है ये तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए पर एरो डाल दिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करने का भी तरीका हमको पता चल गया। जैसे एम सिर्फ डाल दिए हम तो ये वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम के ऊपर एरो डाल दिए या एम के ऊपर इस तरह से कैप डाल दिए तो ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने लगेगा। क्लियर है। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग पिक्चर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ए की लंबाई मान लीजिए 4 मीटर है। ए की लंबाई जो है 4 मीटर है, ठीक ना। अगर ए जो है वेक्टर क्वांटिटी है ए से लेकर बी तक, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग एरो करके दिखाएंगे। एक लाइन खींचेंगे, इसमें कहीं भी एरो डाल देंगे तो समझ लेंगे कि यह वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। किसका रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर दिए। और ये वेक्टर का हमारा हो गया पिक्टोरियल डायग्राम। ये क्या हो गया हमारा पिक्टोरियल डायग्राम। वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया, ये वेक्टर सी हो गया, ये वेक्टर डी हो गया, ये सब वेक्टर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ है क्या, वेक्टर जो होता है ना पहले ही मतलब कि पहले ही बार में वेक्टर को हम लोग दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वेक्टर जो होता है लोकलाइज्ड वेक्टर और दूसरा होता है आपका फ्री वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा लोकलाइज्ड वेक्टर किसको कहते हैं और फ्री वेक्टर किसको कहते हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्या क्या, जैसे इस वेक्टर का जन्म हुआ तो इसका टाइप में आया लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, और एक आया आपका फ्री वेक्टर। ओके। अभी देखिए वेक्टर जितना भी हम बनाए हुए हैं प्लेन पे बनाए हुए हैं। कहाँ पे बनाए हुए हैं,
बोर्ड पे बनाए हुए यानी प्लेन पर है। समझिए कि ये सब जो है वेक्टर उड़ने लगे हवा में, तो क्या हो जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, स्पेस में आ जाएगा। इधर ए भी तैरने लगेगा हवा में, बी भी वेक्टर इधर उधर घूमने लगेगा, सी भी वेक्टर इधर उधर घूमने लगेगा हवा में, तो ये सब जो है स्पेस में आ जाएगा। अब स्पेस में वैसा वेक्टर जो कि एक फिक्स पॉइंट से होकर ही गुजरे, वो अपने पोजीशन को चेंज नहीं करे, तो उसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सी जो है वेक्टर यहाँ इस पॉइंट से होके गुजर गया, और सबको बोले थे कि हवा में जाके उड़ो, लेकिन इस सी जो है यहीं पे रह गया, ये कहीं नहीं हिला, जिस पॉइंट से ये गुजर रहा था उसी पॉइंट पर रह गया, तो इसको हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। और ये सारे वेक्टर अपने डायरेक्शन को बिना चेंज किए अगर इधर उधर भी लाया जा सकता है, यहाँ से वहाँ खिसकाया जा सकता है, तो इसको हम लोग फ्री वेक्टर कहते हैं। यानी ध्यान रखिएगा, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। अब देखिए कि ये आपका वेक्टर है, इतना ही लंबाई का एक वेक्टर लिए हम, और इसका जो भी डायरेक्शन है वही इसका भी डायरेक्शन ले लिए। तो दोनों की लंबाई अगर सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और डायरेक्शन भी अगर सेम हो, तो इसका जो वैल्यू होगा दोनों एक ही कहलाएगा, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आए, इसीलिए इसको जो है फ्री वेक्टर हम लोग कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, ये चीज़ आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर कितने तरह का होता है। हालांकि ये चीज़ जो है आप लोग क्लास 11 में फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, उसका डेफिनेशन आप लोगों को पता ही होगा कि ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है आपका जितनी बार चाहे आप सुन सकते हैं, क्योंकि आप जो है क्लास में तो नहीं है। मास्टर साहब एक बार बोल दिए तो बस बोल दिए, फिर दूसरी बार बोल नहीं सकते हैं। और यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ आप थोड़ा सा पीछे आगे करके भी वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। पहला टाइप आप नोट कर लीजिए, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, है ना। तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, जीरो वेक्टर से, और इसका जो है मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर जीरो होता है। अब ये मैग्नीट्यूड इतना बड़ा नहीं लिखकर इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सिर्फ ऐसे करके लिख दीजिए, इसी का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल टू जीरो हो गया। क्लियर है? इसके बाद हम जाने कि प्रॉपर वेक्टर क्या होता है। प्रॉपर वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जो कि जीरो के बराबर नहीं हो, कुछ ना कुछ हो। क्या हो? जो कि जीरो वेक्टर नहीं हो। जीरो वेक्टर को छोड़कर जो भी वेक्टर बचते हैं वो सभी वेक्टर जो है आपका प्रॉपर वेक्टर कहलाता है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं। तो यह यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है आपका यूनिटी हो, यानी कि 1 हो, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। चाहे तो इसको आप लोग लिख लीजिए, जो चीज़ मैंने कहा उसको आप उतार सकते हैं अच्छा नोट्स बनाने के लिए। अब यूनिट वेक्टर, जैसे मान लीजिए कि ये जो है यूनिट वेक्टर, एक मिनट, इसमें जो है सबसे पहले बात ये जाने, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से, बी कैप से, एम कैप से। कैप लगा देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? यूनिट वेक्टर हो जाता है। लेकिन स्पेशली आई पर जो है एरो का चिन्ह लगा दिए,
जे पर एरो का चिन्ह लगा दिए और के पर एरो का चिन्ह लगा दिए, तो यह भी आपको यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ क्या है कि इस पर आप कैप भी यूज कर सकते हैं, आई पर कैप, जे वेक्टर पर कैप और के वेक्टर पर कैप। इस तरह से भी आप यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये अगर इसमें आप एरो लगा देंगे इस तरह से, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं रह जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसमें पावर है कि अगर इस पर एरो लगा हुआ है तो यह आपका यूनिट वेक्टर कहला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखा जाए कि हम लोग ये जान गए हैं कि कोई वेक्टर हो गया, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, यह क्या हो गया, यह मैग्नीट्यूड हो गया। अब देखा जाए अगर ए यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, तो ए वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यह आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अगर एम यूनिट वेक्टर आपको निकालना है तो एम वेक्टर में आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आपका क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ऐसे भी देख लीजिए कि 20 न्यूटन का फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 20 है, तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दिए, तो जो भी बचा, क्या बचा आपको, यूनिट ही ना बचा। अगर ये चीज़ वेक्टर है, ये चीज़ क्या है आपका, वेक्टर है, तो ये भी क्या हो गया, वेक्टर हो गया। इस तरह से यूनिट वेक्टर हमारा बन जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस होता है, 3 एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को यूनिट वेक्टर आई रिप्रेजेंट करता है, आई द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, और वाई एक्सिस को यूनिट वेक्टर जे रिप्रेजेंट करता है, और जेड एक्सिस को के यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ध्यान में रखना है। और ये तीनों वेक्टर जो होते हैं, आई, जे, के, तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअल